गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थ, लक्षण और लाभ आदि के बारे में अपना अध्ययन पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। व्यापार क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर भी एक बार और बता दूंगी। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डालिए। स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण, यह आपका फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत ही टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है। स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। व्यापार क्या होता है? व्यापार दो व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के बीच में जो लेन देन होता है, जो क्रय और विक्रय होता है, वो व्यापार के अंतर्गत आता है। व्यापार का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य व्यापार का होता है लाभ कमाना। क्या उद्देश्य होता है? लाभ कमाना। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यापारी है, जो छोटा हो चाहे बड़े लेवल पर व्यापारी हो, उसका मेन कार्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। यदि उसे लाभ मिलता रहता है, जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो वो उस वस्तु का उत्पादन ज्यादा मात्रा में करने की कोशिश करता है, ज्यादा मात्रा में। और उत्पादन जब ज्यादा मात्रा में होने लगता है तो निश्चित तौर पर उसके लाभ में क्या होती है? वृद्धि होती है, लाभ वृद्धि होती है। कुल मिलाकर व्यापार का जो उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना होता है, उत्पादन को ज्यादा मात्रा में बढ़ाना होता है। उत्पादन को ज्यादा मात्रा में बढ़ाकर साथ में क्या करने की कोशिश रहती है? लागतों में कमी करने की कोशिश रहती है। लागतों में कमी होगी तभी तो लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। मैंने आपको एक दिन पहले भी पूछा था कि एक उत्पादन करता हुआ एक व्यापारी को लाभ ज्यादा कब प्राप्त हो सकता है? तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि मैडम वस्तु की कीमत में वृद्धि करके लागत जो है लाभ को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको उस समय एग्जांपल के द्वारा बताया था कि अगर कीमतों में वृद्धि करते हैं, स्थानांतरण वस्तुएं बहुत सारी उपलब्ध है। आपको पता है, जैसे जूतों की बात करते हैं, जूते एक ही कंपनी के नहीं होते, जूते बहुत सारी कंपनियों के होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लो, आप साबुन की बात कर लो, ये सब स्थानांतरण वस्तुएं कहलाती है। स्थानांतरण वस्तुओं का मतलब होता है एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का यूज करना। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता जो है दूसरी वस्तु की तरफ स्थानांतरित होने लगता है। चाय और कॉफी ये स्थानांतरण वस्तुओं के उदाहरण है। इसके अलावा चाय और कॉफी के अलावा और बताओ, शर्ट और टी शर्ट ये भी स्थानांतरण वस्तुओं के उदाहरण है। कहने का मतलब अगर कॉफी महंगी हो गई है तो उपभोक्ता चाय की तरफ चला जाएगा। चाय और कॉफी में ज्यादा अंतर नहीं होता। शर्ट और टी शर्ट की बात करते हैं, अगर शर्ट्स महंगे हो गए हैं तो उपभोक्ता टी शर्ट की तरफ चला जाएगा। इसी में कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं अपन। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो भी स्थानांतरण वस्तुओं का ही एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में अगर कोका कोला की कीमतों में वृद्धि हो गई है तो व्यक्ति स्प्राइट, इसके अलावा ड्यू वगैरह भी खरीद सकता है, क्योंकि सभी वस्तुएं कैसी स्थानांतरण है जिससे उसको लमसम समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब कीमतों में वृद्धि करना लाभ कमाना नहीं हो सकता है। कीमतों में वृद्धि करके आप अपनी या उत्पादक अपनी मांग को घटा सकता है। इस प्रकार लाभ कमाना है तो लागतों में कमी करनी चाहिए। लागतों में कमी कैसे की जा सकती है? लागतों में कमी की जा सकती है नए
कीमत पर वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा श्रमिकों में श्रम व पूंजी जो भी उत्पादन को सस्ती पड़ रही है उनका उपयोग करके, यानी श्रम और पूंजी का इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन किया जाता है, इस प्रकार से संसाधन लगाए जाते हैं। सस्ते श्रमिक हैं तो श्रमिकों को ज्यादा और मशीनों को कम लगाया जाएगा, और मशीनें जहां पर सस्ती है यानी श्रमिक महंगे हैं, जहां पर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में नहीं है, हमारा देश तो जनसंख्या से भरा है, जनसंख्या हमारे यहाँ पर काफी मात्रा में है, तो हमारे यहाँ पर श्रमिक जो है सस्ते मिल जाएंगे, तो हमें श्रमिकों का प्रयोग करना चाहिए, मशीनों का कम प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे विकसित देश हैं जहां पर जनसंख्या कम मात्रा में है, जनसंख्या बहुत ही कम है, तो वहां पर जो श्रमिक होंगे वो महंगे मिलेंगे और मशीनें जो है सस्ती होगी। कहने का मतलब उत्पादन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि श्रम और पूंजी का इस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए कि लागतों में क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो लागतों में कमी करके ही लाभ कमाया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं कि स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण ये क्या है। स्वतंत्र व्यापार की बात करें तो स्वतंत्र व्यापार नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई भी कृत्रिम बाधा उत्पन्न ना हो, वो स्वतंत्र व्यापार कहलाता है। इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपन ने पढ़ा था कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि भारत का व्यापार अमेरिका से हो रहा है, भारत का व्यापार जापान से हो रहा है, भारत का व्यापार जो है और भी विकसित देशों के द्वारा हो रहा है, विकसित देशों के साथ हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण तथा विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों पर निर्भर करता है कि जो भी आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हो, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हो उसकी परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, परिमाण व विस्तार, विस्तार का मतलब क्या होता है, वृद्धि, क्या कहलाएगा, वृद्धि। अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितनी मात्रा में होना चाहिए जिससे हमें विदेशी मुद्रा ज्यादा मात्रा में अर्जित हो सके, हमारा व्यापार जो है धनात्मक हो सके, व्यापार संतुलन पक्ष के अंदर हो सके, भुगतान संतुलन हमारा अनुकूल होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा यानी परिमाण व विस्तार यानी कि जो वृद्धि है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों पर। किस पर डिपेंड करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियां, यानी कि जो व्यापार किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उसमें व्यापारिक नीतियां किस प्रकार की है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर धनात्मक प्रभाव डालती है, जबकि कुछ नीतियां इस प्रकार की होती है जो देश पर ऋणात्मक प्रभाव भी डालती है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोई भी चीज अपन पढ़ रहे हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव होते हैं। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियां बनाई जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियां किसी भी देश पर धनात्मक प्रभाव भी डालती है तो ऋणात्मक प्रभाव भी डालती है, क्योंकि सारी नीतियां एक देश के अकॉर्डिंग नहीं बनती है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। साधारणतः विश्व के विभिन्न देशों द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार की व्यापारिक नीतियों को अपनाया गया है। अब विश्व में कोई सा भी देश हो, सिर्फ 5 प्रकार की ही व्यापारिक नीतियां होती है। उसमें से जिस देश को जो नीति अच्छी लगती है वो उस नीति को अपना सकता है। तो अपन कोई भी देश के द्वारा जो ये 5 व्यापारिक नीतियां हैं वो कौन कौन सी है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, और व्यापारिक नीतियों में कौन कौन सी नीति में क्या क्या होता है इसके बारे में भी विस्तृत रूप से देखेंगे। स्वतंत्र व्यापार की कोई भी देश जो है उसकी व्यापार की नीतियों के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहली जो नीति होती है वो होती है प्रतिबंधित नीति। प्रतिबंधित नीति ये आपकी व्यापार की नीति है। 5 भागों में बांटा गया है। सेकंड है वाणिज्यवादी नीति, इसको व्यापारिक नीति भी बोला जाता है।
वाणिज्यवादी नीति। थर्ड होगा आपका स्वतंत्र व्यापार नीति। स्वतंत्र व्यापार नीति। नेक्स्ट है अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति। अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति। और फिफ्थ है लास्ट संरक्षण नीति। इस प्रकार से ये विश्व में 5 प्रकार की व्यापारिक नीतियां होती है, जिसमें आपका फर्स्ट है प्रतिबंधित नीति, वाणिज्यवादी नीति, स्वतंत्र व्यापार नीति, अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति और संरक्षण की नीति या संरक्षण नीति या संरक्षण की नीति, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। संरक्षण की नीति, ये आप लोग नोट डाउन कर लो इन सब व्यापारिक नीतियों को। इसके बारे में छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र व्यापार नीति किसे कहते हैं, संरक्षण की नीति किसे कहते हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण की नीति में क्या अंतर है, इन दोनों में तुलना करिए। जो भी है उन सभी बातों के बारे में अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इनको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं सबसे पहले प्रतिबंधित नीति की। प्रतिबंधित नीति क्या होती है? छोटा क्वेश्चन प्रतिबंधित नीति के द्वारा अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, वाणिज्यवादी नीति में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन तो आता ही है इसमें। प्रतिबंधित नीति, इसको आप लिख लो, हेडिंग डालो प्रतिबंधित नीति। प्रतिबंधित नीति क्या होती है? प्राचीन समय में, जब समय प्राचीन था, पुराना था, पहले वाले समय की बात कर रहे हैं अपन, तो राष्ट्रीय वाणिज्य नीतियों का अभाव था। इस प्रकार की जो सेकंड वाली नीति जो मैंने लिखाई थी आपको, वाणिज्यवादी नीति, उस प्रकार की नीति, व्यापारिक नीति नहीं चलती थी। और कौन सी चलती थी? प्रतिबंधित नीति चलती थी। व्यापार की जो सीमा है, जो भी व्यापार किया जाता था वो शहरों तथा कस्बों तक ही सीमित था। कहने का मतलब जिस शहर में रह रहे हैं या जिस कस्बे में रह रहे हैं उसी के अंदर ही व्यापार होता था। शहरों में होने वाला व्यापार अनेक सरकारी प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर देखो नाम आ रहा है प्रतिबंधित। कहने का मतलब ये है कि वहां पर सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, सरकार उसमें समय समय पर जो है प्रतिबंध भी लगाती है। व्यापारी जो होते थे उनको अपनी वस्तुएं निर्धारित कीमतों पर बेचनी पड़ती थी। कहने का मतलब ये है सरकार के द्वारा ही कीमतें निर्धारित होती थी, तो व्यापारी जो भी होते हैं जहां पर माल को बेचते हैं उनकी कीमतें फिक्स होती थी, वो मनमानी कीमत नहीं ले सकते थे, तथा उनके बदले में दूसरी वस्तुओं भी जो है खरीदनी अनिवार्य थी। कहने का मतलब है अगर मैं व्यापारी हूँ, अनाज का उत्पादन कर रही हूँ, तो मैं जो माल मंडी में जाकर बेचूंगी उससे जो मुझे पैसा तो उस समय था नहीं या था भी, तो जो भी पैसा प्राप्त होता था उस पैसे से मैं अपनी आवश्यकता की वस्तु वहीं से मुझे खरीद के लानी पड़ेगी। कहने का मतलब खरीदना कंपल्सरी था। इस प्रकार की कार्यप्रणाली का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक देश की जो मुद्रा है उसी देश में रहे। कहने का मतलब है कि जो भी उत्पादक है, जो भी व्यापारी है, जो उत्पादन कर रहा है, जहां पर भी वो माल बेचेगा वहीं से उसे वो वस्तु खरीदनी पड़ेगी। इस नीति में जो है देश का उद्देश्य या कोई भी अर्थव्यवस्था, उसका ये उद्देश्य था कि अपने देश की मुद्रा जो है अपने देश में रहे। कहने का मतलब बाहर ना जाए। कहने का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था उस समय कैसी अर्थव्यवस्था मानी जाएगी? उस समय ये अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था मानी जाएगी। और बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है, हमारे सारे जो लेन देन होते हैं, जो भी वस्तुएं बनाई जाती है वो एक देश के अंदर ही बनाई जाती है। यह आपका बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्षेत्रीय उद्योगों को क्षेत्रीय उद्योग का मतलब होता है वहां के जो उद्योग है उनको बाह्य प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान किया जाता था। कहने का मतलब बाहर से अगर कोई वस्तु आ रही है, कोई भी आइटम आ रहा है, कोई भी जो है उत्पादन करके बेचने के
लाभ किया जाता था उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर विदेशी वस्तु हमारे यहाँ पर कम कीमत पर आएगी तो हमारी वस्तु बिना बिके रह जाएगी। तो उस बाह्य वस्तु पर किसी न किसी प्रकार के कर लगा दिए या आपने सीमा शुल्क लगा दिया या और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे उस वस्तु को आप जो है उस वस्तु को महंगा करके हमारे देश के जो उद्योग है, हमारे क्षेत्रीय उद्योगों को जो है संरक्षण प्रदान किया जाता था, ताकि हमारे देश की जो वस्तु है उसकी कीमत बाहरी वस्तु से कम रहे। और जब बाहरी वस्तु से हमारे देश की वस्तु कीमत कम रहेगी तो हमारे देश में हमारी वस्तु बिकेगी और साथ में उसका निर्यात भी किया जा सकता है। जब विदेशी व्यापार होने लगे तब शहर की सरकारें विभिन्न प्रकार के कर लगाकर अब विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए या बाह्य प्रतियोगिता से बचाए रखने के लिए, मैंने आपको अभी बताया कि सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगा सकती है। आयात तथा निर्यातों पर नियंत्रण करके कि हमें आयात कम मात्रा में करें, इसके लिए कोटा प्रणाली व प्रशुल्क प्रणाली जो है लगाई जाती थी। इस प्रकार इस पर नियंत्रण रखा जाता था। यह आपकी प्रतिबंधित नीति के अंतर्गत आएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो भी शहरों में और जो भी कस्बों में व्यापार होता था उसी सीमा के अंदर होता था और जो भी व्यापार किया जाता था, जो भी उत्पादन होता था उसको जब बेचते थे तो उसके बदले में वहीं से कोई दूसरी वस्तु लेनी अनिवार्य थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कि एक देश की मुद्रा एक देश के अंदर ही रहे, इस वजह से, और साथ में वहाँ के उद्योग धंधे भी जो है वो बढ़ते रहे। क्योंकि जब हमारे देश की वस्तु को हम खरीदेंगे तभी तो हमारे देश की वस्तु की मांग बढ़ेगी। इस वजह से साथ में बाह्य प्रतियोगिता से जो भी वस्तुएं बाह्य प्रतियोगिता से बचाए रखने के लिए अपने क्षेत्र के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता था कर लगाकर। आयात और निर्यात पर नियंत्रण करके, आयात और निर्यात पर नियंत्रण का मतलब है कि हम कम मात्रा में जो है वस्तुओं को मंगाए। और ये आयातों पर नियंत्रण किस प्रकार लगाया जाता है? करों को लगाकर, प्रशुल्क प्रणाली लगाकर और कोटा प्रणाली। कोटा प्रणाली क्या होती है? ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आपका प्रतिबंधित नीति के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वाणिज्यवादी नीति। वाणिज्यवादी नीति, इसको व्यापारिक नीति भी बोलते हैं। व्यापारिक नीति, वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है? व्यापार तो नहीं होता है, व्यापारिक नीति। इसको डालो आप सेकंड, जो व्यापारिक नीति है या वाणिज्यवादी नीति है। विश्व व्यवस्था में या विश्व के बाजारों में 5 प्रकार की नीतियों में जो सेकंड प्रकार की नीति है वो आपकी वाणिज्यवादी नीति है। राजा महाराजाओं ने इस नीति के अंतर्गत, वाणिज्यवादी नीति की बात कर रही हूं मैं, तो जब राजा महाराजाओं का शासन था तो राजा महाराजाओं ने अपने अधिकारों का केंद्रीकरण कर लिया। केंद्रीकरण का मतलब होता है जो भी अधिकार थे वो किसके हाथों में थे? सिर्फ राजा और महाराजाओं के हाथों में। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें निर्धारित की जाती थी, कर कितना होगा, कौन सी वस्तु का उत्पादन होगा, ये सारी चीजें राजा और महाराजाओं के द्वारा ही डिसाइड होती थी। तो सारा अधिकार जो भी थे वो सारे इनके हाथों में ही केंद्रित थे। इस अवधि को जो है व्यापारिक अवधि के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया, वाणिज्यवादी नीति को व्यापारिक नीति भी कहा जाता है तथा इसमें प्रचलित नीति को वाणिज्यवादी नीति कहते हैं। अब ये जो व्यापारिक नीति है उस समय जब चली थी, इसलिए इसको वाणिज्यवादी नीति भी बोलते हैं। कहने का मतलब दोनों नीति एक ही है। अगर आपके छोटा क्वेश्चन वाणिज्यवादी नीति की जगह व्यापारिक नीति आता है तो भी ये लिखना है, व्यापारिक नीति की जगह अगर वाणिज्यवादी आता है तो भी इसका आंसर सेम ही होगा। ये बताने का इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैडम ने तो वाणिज्यवादी नीति पढ़ाई थी, अब ये व्यापारिक नीति कौन सी आ गई। इस वजह से दोनों नाम बताए जाते हैं। इस अवधि में ये जो वाणिज्यवादी नीति थी, इस अवधि में मुद्रा एवं बहुमूल्य धातुएं व्यक्तियों का मुख्य धन समझी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय मुद्रा का आविष्कार हो गया था। तो मुद्रा कब प्राप्त होती है? धन कब प्राप्त होता है? जब आर्थिक क्रियाएं की जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो धन अर्जित करने के लिए की जाती है। अब उस मुद्रा से बहुमूल्य सोने, चांदी,
संपत्तियां, आभूषण वगैरह ये सारी चीजें खरीदी जाती थी। राज्य की शक्ति उसके पास उपलब्ध फौज पर निर्भर करती थी। अब यहाँ पर हम राजा और महाराजाओं की बात कर रहे हैं, तो राजा और महाराजा शासन करते थे, उनका राज्य होता था। तो प्रत्येक राज्य जो भी राज्य होता था उसकी विस्तारवादी नीति या राज्यों की शक्ति जो है उसके पास उपलब्ध फौज पर निर्भर करती थी, यानी किस राजा के पास कितनी शक्तिशाली फौज है या किस राजा के पास कितने अश्व हैं, किस राजा के पास कितने हथियार हैं, किस राजा के पास कितने घोड़े हैं, ये सारी चीजें उसकी उपलब्ध शक्ति पर निर्भर करती। कहने का मतलब वही राजा शक्तिशाली माना जाता था जिसके पास पर्याप्त मात्रा में फौज, हथियार और ये हाथी, घोड़े वगैरह थे। राज्य देशों के पालन, आंतरिक शक्ति व्यवस्था, बाहरी आक्रमणों से रक्षा तथा राज्य के विस्तार हेतु फौज आवश्यक समझी जाती थी। अब यहाँ पर मैं फौज की बात कर रही हूँ कि वही राज्य जो है बड़ा समझा जाएगा, वही राज्य शक्तिशाली समझा जाएगा जिसके पास पर्याप्त मात्रा में फौज उपलब्ध होती थी। तो प्रत्येक राजा फौज पर या सुरक्षा व्यय पर काफी मात्रा में धन खर्च करता था। क्यों? क्योंकि उस समय वही राज्य जो है शक्तिशाली माना जाता था। इसके अलावा ये जो फौज किस लिए रखी जाती थी? फौज रखी जाती थी राज्य देशों के पालन के लिए। राजा के द्वारा जो भी आदेश निकाले जा रहे हैं, राजा के द्वारा जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, उन नियमों का पालन करने के लिए। साथ में आंतरिक शांति व्यवस्था। आंतरिक शांति व्यवस्था सबसे पहले तो हो गया आपका राज्य देशों का पालन करने के लिए। इसके अलावा आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आंतरिक शांति व्यवस्था ये भी राज्य के अंदर आंतरिक शांति का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी राज्य में आंतरिक शांति नहीं है तो जनता कभी भी जो है विद्रोह कर सकती है और साथ में दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों का आक्रमण भी हो सकता है। तो आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी फौजों की काफी आवश्यकता महसूस होती थी। नेक्स्ट आ गया बाहरी आक्रमणों से रक्षा। ये तो है ही आपका बाहरी आक्रमणों से रक्षा। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में सैन्य सुविधाएं नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फौज नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं है, तो कोई भी शक्तिशाली राजा जो होगा वो आपके राज्य पर आक्रमण करके आपके राज्य को भी अपने देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर मिला लेगा। तो बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए भी जो है पर्याप्त मात्रा में फौज की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा राज्य के विस्तार हेतु, राज्य के विस्तार हेतु प्रत्येक राजा का ये उद्देश्य होता था कि मेरा राज्य ज्यादा मात्रा में बढ़े। कहने का मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा राज्यों पर आक्रमण करके उनको जीत कर ज्यादा से ज्यादा विस्तार करूं। और विस्तार कब होगा? जब पर्याप्त मात्रा में फौज होगी। शक्तिशाली जो है शक्तिशाली राज्य वही माना जाता था जिसके पास पर्याप्त मात्रा में फौज होती थी। तो इस प्रकार फौज की जरूरत इन चार कारणों के कारण होती थी। राज्याधीशों के पालन के लिए कि राजा के द्वारा जो भी नियम आदेश निकाले जाते थे वो प्रॉपर रूप में उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शांति अगर नहीं रहेगी राज्य के अंदर तो वो राजा नहीं, सही मायने में राजा नहीं माना जा सकता है। तो आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है आपका बाह्य आक्रमणों से रक्षा, कि कोई भी राज्य आप पर आक्रमण ना करते, इसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में फौज की आवश्यकता होती थी। और राज्य की विस्तार गति, प्रत्येक राज्य का ये उद्देश्य होता था, प्रत्येक राजा का ये लक्ष्य होता था कि मेरा राज्य ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और ज्यादा से ज्यादा कब बढ़ेगा? जब वो दूसरे कमजोर राज्यों पर आक्रमण करके उनको अपने राज्य में शामिल कर लेगा। इस प्रकार ये चार चीजें होती थी जिससे फौज की आवश्यकता महसूस की गई। वही फौज के व्यय हेतु अधिक धन की आवश्यकता पड़ती थी। अब जिस राज्य की या जिस राजा के पास जितनी मात्रा में फौज होगी, सुरक्षा पर पैसा खर्च होगा, उतने ही धन की आवश्यकता महसूस की जाती थी। और बिना धन तो आप जानते हो कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो बड़ी
बहुमूल्य धातुओं का अधिक महत्व बढ़ गया। वही राज्य शक्तिशाली माना जाता था जिसके पास बहुमूल्य धातुएं पर्याप्त मात्रा में होती थी, स्वर्ण पर्याप्त मात्रा में होता था। इसके साथ साथ चांदी और सोने की गिन्नियां वगैरह भी काफी मात्रा में होनी चाहिए, तभी आप पर्याप्त मात्रा में या जो है बड़ी मात्रा में फौज रख सकते हो। स्वर्ण ही राज्य का मुख्य धन समझा जाने लगा। सबसे बहुमूल्य जो धातु थी उस समय अभी भी स्वर्ण ही है, तो उस समय स्वर्ण ही सबसे मुख्य धन समझा जाता था। अतः प्रत्येक राज्य जो था उस प्रत्येक राज्य का उद्देश्य स्वर्ण में वृद्धि का प्रयास था कि मैं जितनी ज्यादा स्वर्ण में वृद्धि करूंगा उतना ही मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा और वो राज्य शक्तिशाली माना जाएगा। तो स्वर्ण में वृद्धि का प्रत्येक राज्य का लक्ष्य था कि स्वर्ण में वृद्धि की जाए। राजाओं ने स्वर्ण चांदी का निर्यात बंद कर दिया, यानी जिस राज्य के राजा थे, जिस देश के राजा थे, वो स्वर्ण के निर्यातों में वृद्धि करने के पक्ष में नहीं थे कि हमारा सोना विदेशों के अंदर जाए या दूसरे राज्य के अंदर जाए। अगर दूसरे राज्य के अंदर हमारे देश का सोना जाएगा या हमारे राज्य का सोना जाएगा तो हमारे यहाँ पर स्वर्ण की कमी आ जाएगी। तो निर्यात बंद कर दिया तथा देशी व्यापारियों द्वारा तथा वहाँ के जो राजा थे, वो राजा देशी जो व्यापारी थे, वहाँ के उस राज्य के जो व्यापारी थे, उनको विदेशों में बेची गई वस्तुएं, जो भी विदेशों में वस्तुएं बेची जाती थी, उन व्यापारियों के द्वारा उन वस्तुओं के बदले निश्चित मात्रा में स्वर्ण तथा लाना आवश्यक कर दिया कि आप कोई भी वस्तु बेचो, कोई भी वस्तु का निर्यात करो, उसके बदले में क्या लेके आना है? स्वर्ण लेके आना है। और जब दूसरे राज्य से या दूसरे देश से स्वर्ण हमारे देश में आएगा या हमारे राज्य में आएगा तो स्वर्ण में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब स्वर्ण में वृद्धि होगी तो वही राज्य शक्तिशाली माना जाएगा, क्योंकि तभी सुरक्षा के लिए, राज्यों में वृद्धि के लिए, बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में फौज रखी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो वाणिज्यवादी नीति है इसकी मुख्य उद्देश्य जो था, मुख्य जो लक्ष्य था वो था अनुकूल व्यापार संतुलन। मुख्य विशेषता क्या थी इसकी? वाणिज्यवादी नीति की अनुकूल व्यापार संतुलन। हमारा व्यापार कैसा होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल होगा कहने का मतलब निर्यात ज्यादा होंगे तभी तो ज्यादा मात्रा में बहुमूल्य धातुएं और स्वर्ण प्राप्त होगा। इसके अनुसार देश की प्राप्तियां उसके भुगतान से अधिक होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो निर्यात है वो अधिक होने चाहिए। किससे? आयातों से। कहने का मतलब आय ज्यादा प्राप्त होनी चाहिए, देना कम चाहिए। तो हमारे निर्यात ज्यादा होना चाहिए आयातों से। अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त करने के समस्त प्रयास किए जाते थे। ये वाणिज्यवादी नीति की मुख्य विशेषता थी, अनुकूल व्यापार संतुलन। तो उस अनुकूल व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते थे। लक्ष्य ये रखा जाता कि हमारे देश का व्यापार जो है अनुकूल रहे। इस हेतु अब अनुकूल व्यापार संतुलन कब रहेगा? जब आपके निर्यात वाली वस्तुएं हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिन वस्तुओं की मांग की जा रही है उन उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विस्तार करके, साथ में आयातों को अत्यधिक करों द्वारा कम करना। कहने का मतलब निर्यात को बढ़ाया जाए और आयातों को कम किया जाए। और आयात को कम करने के दो ही तरीके हैं, एक तो है आपका प्रशुल्क और एक है कोटा प्रणाली। मैं बता देती हूँ इसके बारे में आपको। कोटा प्रणाली, इन दोनों के द्वारा ही आयात को कम किया जा सकता है और प्रशुल्क को क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक तो वस्तु पर जो टैक्स लगाया जाता है वो इसकी दर को बढ़ाकर, और एक होता है सीमा पार जो टैक्स लगाया जाता है वो, जिसको सीमा शुल्क बोलते हैं। कहने का मतलब बाहर से कोई वस्तु आ रही है, बाहर से कोई भी निर्मित वस्तु आ रही है, तो आप अपने देश की वस्तुओं की रक्षा या संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं? हम बाहर से आने वाली वस्तु पर टैक्स लगाकर, वस्तु पर टैक्स लगा देंगे तो ये वस्तु पर कर हो जाएगा, जिससे वो वस्तु महंगी हो जाएगी। साथ में वो वस्तु जो है हमारे देश के अंदर आ रही है तो सीमा पार भी जो है टैक्स लगाया जाता है। सीमा पार कर वो भी बढ़ाकर आयातों को महंगा किया जाएगा
महंगे हो जाएंगे। कहने का मतलब है वो वस्तु जब महंगी हो जाएगी तो वस्तु हमारे देश में बिक नहीं पाएगी, और नहीं बिकेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी मांग कम होने के कारण वो धीरे धीरे हमारे देश के अंदर कम मात्रा में आनी लगती है। इस प्रकार निर्यातों को बढ़ाकर और आयातों को कम करके ये जो दो प्रकार की नीतियां हैं, इसमें आपको कोटा प्रणाली मैंने आपको बताई। कोटा प्रणाली में क्या होता है, इसमें एक फिक्स मात्रा कर दी जाती है कि इस मात्रा के अंदर ही माल आएगा, इससे ज्यादा माल नहीं आएगा। जैसे अपन बात करते हैं बाहर से हम कपड़ा मंगा रहे हैं और हमारे देश में भी कपड़ा बन रहा है, ठीक है, हमारे देश में कपड़ा बन रहा है और बाहर से कपड़ा भी आ रहा है, और 1000 क्वांटिटी की आवश्यकता है। 1000 कपड़े की जो है ये यूनिट मान लो, आप मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर कितना बन रहा है, 500 बन रहा है, तो बाहर से कितना आना चाहिए, सिर्फ 500 ही आना चाहिए। ये हमने मात्रा फिक्स कर दी, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 मांग है तो आप 1000 का 1000 ही बाहर से मंगा लो, तो आपके यहाँ पर जो 500 मीटर कपड़ा बनाया जा रहा है या जो 500 यूनिट कपड़ा बनाया जा रहा है वो आपका बिना बिके रह जाएगा, अगर उसकी कीमत हमारे देश की या हमारे राज्य की कीमत से कम है तो। इसलिए तो जितनी मात्रा की आवश्यकता है, जितना देश में आपके देश में उत्पादन किया जा रहा है उसको माइनस करके जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में जो है मांग जो है आयात किया जाना चाहिए। ये कोटा प्रणाली कहलाती है। इस प्रकार ये दोनों चीजें जब भी अपनाई जाती है तो आयात अपने आप ही कम हो जाते हैं और निर्यातों में जब वृद्धि हो जाती है तो आपकी जो अनुकूल व्यापार संतुलन विशेषता है वाणिज्यवादी नीति की, ये ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। ये आपकी दो नीतियां थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की 3